गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डॉक्टर आर्यन कुशवाहा आपके बीच ईयर इन्फेक्शन को लेके आज आपसे बातचीत करेंगे। एक्चुअली ईयर इन्फेक्शन जनरली जो मैं देखता हूँ छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक की एक समस्या रहती है। कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे वैक्स इतना टाइट हो जाता है, इतना हार्ड हो जाता है कि उसमें एक ऐसा हार्डनेस हो जाती है जिसमें लिक्विड की कुछ चीज़ें ऐसी डालने के बाद उसमें धीरे धीरे मॉइस्ट एरिया होता है और उससे हम निजात पाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यदि हम किसी एक्सटर्नल फॉरेन बॉडी को इनटेक करते हैं, कभी किसी फॉरेन बॉडी को हम कान के अंदर प्लेस करते हैं तो बहुत सी समस्याएं और उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत से अवगत कराने की कोशिश करेंगे और हमारे कुछ कलीग भी हैं ऐसे जिनकी डिमांड भी थी कि इसके बारे में हम लोग बातचीत करें। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड यदि कोई क्वेरी आती है तो 73 76 93 66 00 73 76 93 66 00 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे बेसिक चीज़ ये आती है कि इनिशियल स्टेज पे जब हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें समझ ही नहीं आता है कि इसमें ईयर ट्रबल है या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे सेंसेशन उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम गेस करने लगते हैं कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसमें बहुत डीप जाते हैं तो डीपनेस पे जाते हैं कि अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो आगे चल के वो बोलने की भी समस्या से ग्रसित रहता है। तो इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, इसका क्या कारण हो सकता है और किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। हम अभी बात करेंगे सिर्फ ईयर इन्फेक्शन के बारे में, और इन्फेक्शन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जनरली क्या होता है कि स्टेचियन ट्यूब, जिसको हम कान का जो ट्यूब होता है जिसके अंदर हमारा जो बेस होता है जिसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा जो वेव्स है उसको एक्सेप्ट करती है और उसके बाद में फिर उसको अंदर ट्रांसफ़र करती है, जो कि हमारे ब्रेन को इंटेक्ट करती है, मैसेजिंग करती है। उसके बाद में फिर सारी फंक्शन एक्टिवेट होते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये है क्या कि ये कुदरत का एक नेचुरल तरीका है। जितने भी हमारे ट्रैक होते हैं उसमें एक लसलसा सा पदार्थ होता है जो कि हमारी बॉडी को फॉरेन बैक्टीरिया से, फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्ट करता है। यानी जितने भी खुले अंग हमारे दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे नज़ल ट्रैक हो, चाहे ओरल ट्रैक हो, चाहे आई ट्रैक हो, चाहे ईयर ट्रैक हो, चाहे एनल ट्रैक हो, एनल ट्रैक हो, तो इस तरह के वो प्रोटेक्टिव जोन में एक ऐसा पदार्थ सेक्रेट होता है जिसमें कि बाहर से आने वाला बैक्टीरिया, बाहर से आने वाला फंगस वो उसमें चिपक जाता है और चिपकने के बाद में फिर वो वहीं पर किल हो जाता है। तो ऐसा प्रोसेस हमारे सभी ओरल ट्रैक में होता है, सभी ट्यूब्स में होता है। तो इसी तरह से हमारे दोनों कानों में जो हमारा एक लिक्विड होता है उसको हम प्रोटेक्टिव जोन में भी समझ सकते हैं। और सबसे बेसिक चीज़ ये है कि यदि हम कभी कभी क्या होता है कि अचानक इचिंग होने लगी, अचानक खुजली होने लगी, हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा उठाया, कोई सीख उठाई और हमने उसको चला दिया। इट इज़ अ वेरी बैड मैनर। ये आपके कान को हेल्दी नहीं रख सकता, ये आपके कान को कहीं ना कहीं इंजर्ट कर सकता है। तो इस पे बेसिक चीज़ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आपको इचिंग हो रही है तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो अननेचुरल चीज़ है, मतलब कि कोई बैक्टीरियल, फंगल और वायरल की तरह की कोई चीज़ ऐसी है जो कि अंदर जाके वो ट्रिकलिंग कर रही है, वो जो है कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल महसूस हो रही है। तभी आप या तो फिंगर डालते हैं या तो फिर आप किसी सीख का सहारा लेते हैं। ऐसा
ना करके बेहतर ये होगा कि एक कॉटन का एक टुकड़ा लें और उसको एक सीक में लगाएं और हल्का सा सिर्फ वहाँ तक ले जाएं जहाँ पर वो ईचिंग एहसास होना बंद हो जाए, बस इतना कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम जो स्विमर्स होते हैं, जो स्विमिंग करते हैं, उनके कान में अक्सर पानी चला जाता है। तो वो ऐसे पेशेंट जब आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जो स्विमिंग करते हैं, तो उन बच्चों को हमारा सजेशन ये रहेगा जब वो स्विमिंग पार्ट में हों तो वो अपने कानों में कॉटन का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा पानी, चूँकि हम नहीं समझ सकते कि स्विमिंग पूल का पानी इतना हाइजीन होता है जो कि आपके कान में जाने के बाद में भी बहुत अच्छा रह सकता है। तो उन बच्चों से गुजारिश है, उन लोगों से गुजारिश है जो लोग स्विमर्स हैं, कि वो अपने कॉटन का ईयर पीस में कॉटन का इस्तेमाल करें और जैसे ही बाहर आ जाए वैसे कॉटन को निकाल दें, और ताकि वो बाहर से पानी नहीं जाएगा, अंदर इन्फेक्शन होने से बच जाएगा। कई तरह के केसेस ऐसे आते हैं जैसे कि उसमें फोड़ा, फुंसी, छोटी-छोटी इस तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ये सब कहीं न कहीं बाहर के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, बाहर के किसी न किसी तरह से वो अंदर चला जाता है, जिससे कि इन्फेक्ट हो जाता है। तो छोटे-छोटे दाने हो जाते हैं, फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है। तो इन कंडीशंस में आपको करना क्या चाहिए? इन कंडीशंस में सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप अपने नियरेस्ट चिकित्सक से मिलना चाहिए और नियरेस्ट चिकित्सक से जाके वो भी जो लोग कुशल डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें आइडिया होता है कि इसमें क्या करना चाहिए और वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि इसको कैसे आप हैंडल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना हुआ है कि गरम करके तेल डाल देते हैं, तो उसके भी क्राइटेरिया, एक पेशेंट ने बोला कि ये गरम तेल डाल दिया और इतना गरम तेल डाल दिया कि उधर से गरम किया और इधर से डाल दिया। ये अच्छा नहीं है, ये फेयर नहीं है, ये आपका ईयर को डैमेज कर सकता है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को निष्क्रिय कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें ना करें कि किसी ने कहा और आपने कर लिया। इसमें बहुत सूथिंग एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है। यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यदि किसी भी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम कभी होती है तो उससे पूछिए कि कितना सेंसिटिव एरिया है, कि हल्की सी भनक, हल्का सा मोमेंट आपके कान के अंदर बिल्कुल पहाड़ जैसा दिखाई देता है, सुनाई देता है। तो इतना सेंसिटिव ऑर्गन को आप बहुत सेफ मोड में रखने के लिए आपको चाहिए बहुत अच्छे से, इसको बहुत सारा मीडिया है आज हमारे बीच में कि इसको समझने के लिए, और मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें एक्सटर्नल अगर कोई चीज़ जाने नहीं देंगे तो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। दूसरा, यदि आप बाहर से कोई भी लकड़ी, तीली, किसी तरह का फॉरेन बॉडी जाने नहीं देंगे और उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो भी स्वस्थ रहेगा। इसमें यदि कोई ट्रबल आती है तो चिकित्सक से मिलके आप बात कर सकते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ हमारी होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम एक्सटर्नल टिंचर के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। तो उस टिंचर का सहारा लेके 1-2 ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे कि ईचिंग अपने आप चली जाती है। कुछ ऐसे ड्रॉप्स भी हमारे होम्योपैथी में हैं जिसको आप घरों में रख सकते हैं, जिसको आप छोटे से लेके, बच्चों से लेके बड़ों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ ये आती है कि हमारे यहाँ जो बहुत हार्डनेस हो जाती है तो उसमें कई दिनों तक कंटिन्यू जब आप डालेंगे, कई दिनों तक कंटिन्यू आप हमारे टिंचर को इस्तेमाल करेंगे, हमारे ईयर ड्रॉप को इस्तेमाल करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि वो बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है और धीरे धीरे करके किसी डॉक्टर के संपर्क में आने से आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या बहुत सीवियर होने के बाद में आप ईएनटी सर्जन से मिल सकते हैं, ईएनटी डॉक्टर से मिल सकते हैं और उससे आप बाहर आ सकते हैं। तो इसके बारे में यदि कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। इसमें आगे की चीज़ें हैं, अगर इसको सही से ट्रीट नहीं किया गया, मान लीजिए फोड़ा हुआ और आपने सही से ट्रीट नहीं किया गया और इंटरनल ऑर्गन
ईयर के इंटरनल ऑर्गन यानी जहाँ से हमारी साउंड एब्जॉर्ब होती है, जहाँ से हमारी साउंड आगे पास होती है, अगर ऐसा कुछ होता है और वो डैमेज होती है तो फिर आप आप सर्जरी कराने के बाद में भी उतने सफल नहीं होते हैं जितने सफल हम एक नेचुरल तरीके से हो सकते हैं, इनिशियल स्टेज पे उसकी केयर करके हो सकते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सेंसिटिव पार्ट है और इसको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होता। इसमें जब कभी इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से कभी कभी वहाँ से जो नर्व रूट आती है हमारी, वो दांत के पास से होकर गुजरती है, तो दांतों में भी उसकी वजह से दर्द होने लगता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि समझ ही नहीं आता है कि ये दांत का दर्द है, कान का दर्द है। इसमें कन्फ्यूजन की वजह से दर्द का दवाई हम लेते रहते हैं और इन्फेक्शन बढ़ता रहता है। तो इस वजह से भी कभी कभी बीमारियां एक स्टेज आगे बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए हमारी गुजारिश यही है कि जब ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा हो तो आप जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट चिकित्सक से मिलेंगे और उसका सही जो ट्रैक है, सही जो तरीका है, उस पे हम लोग काम करेंगे। और इसी के साथ मैं डॉक्टर RN कुशवाहा आपसे आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। और इसके बारे में मैं समझता हूँ कि बेसिक चीज़ें मैं दे पा रहा हूँ और आप लोग ले पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।